बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन, द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ ए के सभी रियल वैल्यूज़ का सम हमें चाहिए, सच डैट दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, ये फंक्शन, इसका रेंज 0 to 9 के बीच में। बोल क्या रहा है कि अगर इस फंक्शन का रेंज 0 से 9 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 9, तो ए के पॉसिबल वैल्यूज़ का सम बताओ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3, ये तो हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन, ये तो क्वाड्रेटिक है ना फंक्शन, तो इसका रेंज क्या बोल रहा है, 0 से 9 के बीच में लाई करना चाहिए। तो बच्चे अगर तुम ऐसे देखो ग्राफ से, अगर 0 से 9 के बीच में लाई करेगा और यहाँ पे जो 4 है ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा। ग्राफ जो होगा पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी तो रेंज 0 से 9 के बीच में होगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। इसका मतलब है क्या कि ये कंडीशन कब होता है, व्हेन डी इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तभी ये क्वाड्रेटिक पैराबोला क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। तो कहने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो देख लो साइन एक्स में है ना क्वाड्रेटिक, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का काम कर रहा है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 ए हमारा 4 और सी क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 3, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 16 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी हमें क्या मिला, 4 माइनस ए स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर का वैल्यू मिला 4, इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2। तो ए के पॉसिबल वैल्यूज़ का सम पूछ रहा है, तो -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज दैट 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स पी, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स पी गिवन है ऑफ ऑर्डर 3, सेटिस्फाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो पी पे पावर 6 का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस पी, और पी पे पावर 6 का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूबिंग कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई माइनस पी का पे पावर 3। तो यहाँ हो गया पी पे पावर 6। अब बचे इसमें क्या करो, ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, तो ए क्यूब माइनस 3 आई स्क्वायर पी प्लस 3 आई इंटू पी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा पी क्यूब। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स p प्लस 3i, और p स्क्वायर का वैल्यू फिर अगेन लिख दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस p, और प्लस p क्यूब को लिख सकते हो p इंटू पी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा i माइनस 3p, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू p क्या होगा p प्लस 3i, तो i इंटू आई 3i स्क्वायर माइनस 3ip। ठीक है, अब प्लस p, और p स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, p स्क्वायर का वैल्यू अगेन लिख दो i माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा i माइनस 3p प्लस 3i माइनस 3p प्लस क्या हो जाएगा ये pi माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो p पे पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, i माइनस 3p माइनस 6p, और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस 3i प्लस pi, और माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू अगेन डाल दो i माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा i माइनस पी, तो ये क्या हो गया i माइनस 6p प्लस 3i प्लस pi माइनस i प्लस का p। ठीक है, 6p और p इंटू आई, ये भी p होगा और ये p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i
माइनस 8p और 3i माइनस आई इज़ 2i, तो 2i प्लस आई इज़ 3i, तो 3i माइनस 8p। ये हो गया p क्यूब, p पे पावर 6 का वैल्यू देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 3i माइनस 8p, 3i माइनस 8p, यहाँ पे क्या आ रहा है? अच्छा 8p में 5i माइनस 8p, यहाँ पे देख लेते हैं, 5i आना चाहिए ना। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना ये माइनस होगा ना, यहाँ पे ये माइनस होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे ना, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3b² माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? i माइनस 3p और प्लस 3i और माइनस 3p माइनस pi और प्लस का p²। तो ये हो गया i माइनस 3p माइनस 3p माइनस 6p और ये 3i और ये माइनस p, यहाँ पे तो माइनस p इंटू आई इज़ p और प्लस p², क्या लिखेंगे? i माइनस p, तो 3i प्लस आई 4i और प्लस आई 5i माइनस 6p माइनस 7p एंड माइनस 8p, तो 5i माइनस 8p मीन्स 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड वेक्टर आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल मैनर एज दे आर इन डिक्शनरी, देन द रैंक ऑफ द वर्ड वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर वेक्टर को हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो वेक्टर वर्ड का रैंक क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में तुम लोग कर भी चुके हो। वेक्टर को सबसे पहले हमारे पास टर्म क्या है? वेक्टर, कोई भी टर्म इसमें रिपीटेड नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5, मतलब टोटल लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स ये है 5। अगर हम इसे डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? C, उसके बाद क्या आएगा? E, उसके बाद O, फिर R, फिर T और फिर V। ये तो हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब अगर इसको डिक्शनरी में अरेंज करेंगे वेक्टर को, तो सबसे पहले अगर हमने C को रखा, सबसे पहले C आएगा। C के बाद कितने यहाँ पे स्पेस आ जाएंगे? 1 2, टोटल कितने हैं? 6 हैं, 3 4 5 स्पेस आ जाएंगे। C को तो हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में फिक्स कर दिया। इन 5 प्लेसेस पे हम इन 5 डिफरेंट लेटर से कितने वे में फिल कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वे में फिल कर सकते हैं। ठीक है, C के बाद आया किसका चांस? E का, तो E रखेंगे तो सेम लाइन पे ये 5 प्लेस आ जाएगा। तो इसको कितने वे से कर सकते हैं? E यूज़ किया तो कौन कौन सा लेटर बच गया? O, E यूज़ किया तो CORTV, इससे हम 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। CE, उसके बाद O, यहाँ से भी आ जाएगा क्या? 5 फैक्टोरियल, O से भी। O के बाद आएगा R, तो R से भी आ जाएगा तुम्हें 5 फैक्टोरियल। R से भी अगर तुम करोगे तो ये भी 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। R के बाद आता है T, अब यहाँ पे थोड़ा T आया, T से भी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब आएगा V। ठीक है, अब V के बाद जो अगला टर्म होगा, V के बाद कौन सा टर्म होगा? C। ठीक है, वेक्टर आने में क्या चाहिए हमें? V के बाद E तक कैलकुलेट करेंगे, E से पहले C आएगा। तो अब कितने स्पेस बच जाएंगे? 1 2 3 4 बच जाएंगे ना। इसको हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, उसके बाद C के बाद किसका चांस आएगा? V, C के बाद VE का आएगा चांस। ठीक है, VE। E के बाद देखो, V के बाद आया E, ये आ गया E। E के बाद किसका आएगा? C, ये तो ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। उसके बाद C के बाद क्या आएगा? O। ठीक है, VECO।
अब कितने बच गए, 2 प्लेस बच गए। तो 2 प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हो, 2 प्लेस बचे और 2 हमारे पास लेटर बचे। कौन से लेटर बचे, टी एंड आर। तो इसको हम 2 फैक्टोरियल वे से फिल कर सकते हैं। उसके बाद वी ई सी, ओ के बाद नेक्स्ट चांस किसका है, आर का है। तो यहाँ पे आर रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 प्लेस, तो ये भी 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा। उसके बाद वी ई सी, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आएगा टी, तो टी रखेंगे। टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद सी आना चाहिए, तो सी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। फिर ई ओ, टी के बाद फिर किसका आ जाएगा चांस, ओ का। तो यहाँ पे ओ, और ओ के बाद फिर किसका चांस आ जाएगा, आर का। तो यहाँ पे आर, तो ये तो वेक्टर ही बन गया। तो इसका मतलब इसको कितने वे से कर सकते हैं, 1 वे से। तो टोटल इसको काउंट कर लो, ये क्या हो रहा है हमारे पास, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 120। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 3 24 प्लस 4 प्लस 1, 600 प्लस 28 29। तो ये 629, मतलब जो वेक्टर टर्म है उसका डिक्शनरी में रैंक क्या होगा, 629th रैंक में वेक्टर आएगा। तो देख लो कोई है ऑप्शन, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि कंसीडर द वर्ड गूगल। ये गूगल वर्ड है, इसको हमें अरेंज करना है। टोटल कितने वर्ड्स है, टोटल हमारे पास है 6 वर्ड्स। इसको हमें अरेंज करना है among all the 6 letter word that are formed using all the letter of the word Google। सभी लेटर से हमें क्या बनाना है, गूगल के सभी लेटर से हमें वर्ड बनाना है। कंडीशन क्या गिवन है कि ए वर्ड इज़ रैंडमली सेलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी डैज ओज रिमेन बिटवीन जीज इज़ रैंडमली सेलेक्टेड वर्ड। मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अगर मैं गूगल को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करूँ, ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 फैक्टोरियल, जिसमें 2 रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये तो हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है गूगल वर्ड के, अगर मैं सभी लेटर को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करूं तो इतने बन जाएंगे अरेंजमेंट, मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 30 इंटू 12, 360, 360 अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। अब हमें एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें जो ओ है इज़ ऑलवेज रिमेन बिटवीन जी। ओ जो है हमेशा जी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल वेज में ओ जो है वो जी के बीच में होगा। तो बच्चे इसमें एक केस 1 देख लो। एक केस 1 तो ऐसा आएगा, लेटर तो कम है ना, तो एक बार ऐसे होगा जी यहाँ पे और बीच में OOLE ऐसे आ जाए, GOOLE। एक तो ये पॉसिबल है और यहाँ जी आ जाए। तो ये जो दोनों ओ है ये जी के बीच में आ रहा है। तो ये कितने ऐसे हो जाएंगे, जी को अगर हमने फिक्स कर दिया एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट पे, तो ये जो बीच में कितने बच गए, 4 लेटर बच गए। तो 4 लेटर को कितने वे में तुम अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस, मीन्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, 12 वेज में अरेंज कर सकते हो। इन दो जी के बीच में OOLE, ये जो 4 लेटर है इसको तुम कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। ये 2 जी तो फिक्स है यहाँ पे, इसको आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम लेटर है। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे हो जाए जी और इसके बीच में आ जाए ऐसे करके OO। एक लेटर को बाहर करो, इसमें से ना हमने ई को बाहर किया, OOL, और उसके बाद जी रखा, ई रखा। ठीक है, ये भी हो सकता है ओ हमेशा 2 जी के बीच में होना चाहिए। तो इसको देखो, यहाँ पे जी के बीच में कितने हैं, 3 लेटर। इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो तुम, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वे से, बिकॉज ओ तो रिपीट कर रहा है। ठीक है,
अब ये जो दो जी है इसको एक लेटर मानो, ई को एक लेटर मानो, तो कितने लेटर हो गए? दो लेटर हो गए। ये भी तो आपस में अरेंज होगा। इन दो जी के लिए हमने एक ही लेटर माना है बिकॉज ये दोनों सेम है, और ये भी तो आपस में अरेंज होगा। तो ये कितने वे से अरेंज हो सकता है? 2 फैक्टोरियल वे से। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 अच्छा 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 6। उसके बाद आ जाओ केस 3। केस 3 में क्या है कि जी है हमारे पास, एल को बाहर करो, ओ ई और जी और एल, ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये कितने फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है? ये देख लो, फिर वही बात, ये होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज। ये जी और ये जी, इसके लिए एक लेटर मानेंगे, इसके लिए दूसरा लेटर। ठीक है, ये भी तो आपस में परम्यूट होगा। ये कितने वे से परम्यूट हो सकता है? 2 फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो सकता है। तो यहाँ भी आ गया 3 फैक्टोरियल मीन 6। ठीक है, अब उसके बाद ये भी तो हो सकता है, केस 4 में आ जाओ, जी डबल ओ जी और यहाँ क्या होगा ई एल। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इस पूरे को एक लेटर मानो और इसको दो सेकेंड लेटर, इसे थर्ड लेटर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी केसेस में जो ओ है वो दोनों जी के बीच में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 प्लस 6 30। तो इवेंट ए माना। इवेंट ए में हमने क्या बोला कि 2 ओज ऑलवेज लाइज बिटवीन जी, ऑलवेज लाइज बिटवीन जी। ये क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इस इवेंट में क्या हो गया? 30 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो निकालना हमें, 30, और सैम्पल स्पेस में क्या है? 360 है ना, 360। तो 3/36 1/12 1/12 होना चाहिए, बट है नहीं। तो कहीं देख लो, 6 फैक्टोरियल 5 इंटू 30, इसका तो 4। अच्छा, एक यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल होगा ना सैम्पल स्पेस में। जी भी दो बार रिपीट हो रहा है, ओ भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एक 2 और होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 30 इंटू 6 होगा। ये मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या आ गया? 6, ये हो गया 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 1/6। 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि 6 पे पावर 83 प्लस 8 पे पावर 83 इज़ डिवाइडेड बाई 49, देन रिमाइंडर इज़। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो, 6 पे पावर 83 प्लस 8 पे पावर 83, तो 6 को लिख सकते हो तुम 7 माइनस 1 पे पावर 83। 8 को लिख सकते हो 7 प्लस 1 पे पावर 83। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 7 पे पावर 83। इससे माइनस कॉमन ले लो, ऑड पावर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 पे पावर 83। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 2 टाइम्स, पहला टर्म कैंसिल होगा, दूसरा टर्म ऐड होगा, तो 83C1 और इंटू 7 प्लस 83C3, 7 पे पावर 3 प्लस हो जाएगा 83C5, 7 पे पावर 5, 83C7, 7 पे पावर 7, ऐसे ही चलेगा ना। कहाँ तक जाएगा ये? 83C83, 7 पे पावर 83। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसको मैं 49 से डिवाइड करूँ इस टर्म को, तो रिमाइंडर क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि इसे हमें किस फॉर्मेट में रखना होगा? 49 इंटू आयोटा प्लस आर,
इस फॉर्मेट में रखना होगा। अगर इस फॉर्मेट में हमने रख लिया तो रिमाइंडर क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 रखा यहाँ। 83C1 क्या हो गया, 83 इंटू 7 प्लस बाकी सारे टर्म्स लिख दिए। 83C3 7 पे पावर 3, 83C5 7 पे पावर 5 प्लस एंड सो ऑन 83C83 7 पे पावर 83। इसको लिखना होगा 2 इंटू 83 इंटू 7 प्लस 2, ये हो जाएगा 83C3 7 पे पावर 3, 83C5 7 पे 5 एंड प्लस 83C83 7 पे पावर 83। ठीक है, तो बच्ची हो गया 2 इंटू 83 इंटू 7 प्लस 2। इसमें से ना हमने 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया कि 2 को पहले तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 7 स्क्वायर तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। 7 स्क्वायर कहाँ से कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 83C3 इंटू 7 प्लस 83C5 और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 स्क्वायर लिया 3, ये हो जाएगा 83C83। तो 7 पे पावर क्या हो जाएगा 81, इसको हमने आई बोल दिया। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 83 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 83 को हम क्या लिख सकते हैं 77 प्लस 6। ठीक है ना, 7 प्लस 13 1, ठीक है, इंटू 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 98 आई। अब इसको हो जाएगा 2 इंटू 77 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 98 आई। बच्चे इसमें से और इसमें से ना 49 कॉमन लो, तो 49 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 11 इंटू 7, ये हो गया 84 प्लस ये हो जाएगा 49 इंटू 2 आई। इससे नहीं आ रहा है ना 7 स्क्वायर, 49 तो कॉमन लेना है ना हमें। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ये होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 7 भी तो है, तो ये 2 इंटू 77 इंटू 7 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 98 आई, ऐसे होगा ना। अब आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया 84 प्लस ये हो गया 98 आई। और यहाँ से 7 स्क्वायर 49, इसमें से 49 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच रहा है 49 कॉमन लेने पे ये बच रहा है 22 प्लस 2i प्लस 84। 84 को क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 35। अब टोटल ले लो, इस दो टर्म से 49 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 22 प्लस 2i प्लस 1 प्लस 35। तो ये क्या हो जाएगा 49, 21 प्लस 1 23 प्लस 2i, इसको z बोल दो इंटीजर, प्लस 35। तो आ गया ना इस फॉर्मेट में, तो रिमाइंडर क्या हो गया 35। तो रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया, कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ था 6 पे पावर 83 प्लस 8 पे पावर 83, इसको हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया 49z प्लस 35। तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 35। देख लो, इस 35 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that 1 is the करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि हमारे पास एक लाइन है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x/2/2 और यहाँ पे क्या है 2y - 5/-3।
और ये z इज इक्वल्स टू लिखा है ना -1, ये क्या हो जाएगा z +1 अपॉन 0। ये तो लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, बट ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x -2/2 और इसको हम क्या लिखेंगे y -5/2 अपॉन -3/2 और ये हो जाएगा z -1/0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन का। अब अगर लाइन के अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूँ, डायरेक्शन रेशियोज़ की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 -3/2 एंड 0। और लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन पॉइंट से 2 5/2 एंड -1 इस पॉइंट से पास कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन का जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइन का वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है 2 5/2 -1, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 5/2 j कैप माइनस k कैप प्लस का लैम्डा। और लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 -3/2 एंड 0, तो क्या हो जाएगा 2i कैप -3/2 j कैप। और x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 × k कैप, तो यही तो x लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ये x लिखा हुआ है ना, तो x का वैल्यू पूछ रहा है तो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज डैट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है द नंबर ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 1 2 और ये 3 लाइन हैज़ ए कॉमन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कॉमन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई और जेड से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है k-1 और यहाँ पे क्या है 3k + 1 y का कोफिशिएंट और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है 2k। अगले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है k-1, फिर y का क्या है 4k - 2 और z का क्या है, z का है k + 3 और यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे होगा 3k + 1 एंड यहाँ पे 3k - 1। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं R1 को, चेंज करते हैं R1 - R2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 3k - 4k - k 1 -(-2) प्लस का 3 और ये हो जाएगा k - 3, ये हो गया k - 1 4k - 2 k + 3 2 3k + 1 एंड 3 टाइम्स k - 1। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद तुम करो क्या कि फर्स्ट रो से ना k - 3 कॉमन ले लो, तो k - 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 0 - 1 1 k - 1 4k - 2 k + 3 2 3k + 1 एंड 3 टाइम्स k - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दो, C2 को चेंज करो C2 + C3 कर दो, तो ये हो जाएगा k - 3 फर्स्ट कॉलम तो रह गया 0 k - 1 और 2 ये हो गया 0, ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5k + 1 और 3k + 3k ये हो गया 6k 1 - 3 - 2 ये 1 k + 3 और 3 टाइम्स k - 1 और इसका वैल्यू 0। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो,
तो ये हो जाएगा k माइनस 1 टू 5k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 6k माइनस 2, तो k माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा k माइनस 1 और ये हो जाएगा 6k माइनस 2 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 3 यहाँ पे क्या आ रहा है 6k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 6k प्लस का 2 माइनस 10k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 3 और यहाँ पे हो गया 6k स्क्वायर माइनस 18k इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 3 और यहाँ से कॉमन क्या ले लो तुम, इस ब्रैकेट से 6k कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हो गया 6k k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या मिला 0 एंड 3। ठीक है, एज ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के के कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, एक तो आ रहा है 0 और एक 3। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के क्या है 2, तो क्या हो गया हमारा 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें क्या बोल रहा है कि a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू x इंटू डी वेक्टर, एंड क्या गिवन है b वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर y इंटू ए वेक्टर। ए बी सी क्या दे रखा है नॉन कोप्लेनर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या लिख सकते हो इसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स। और ये जो डी वेक्टर को यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से डी वेक्टर निकालो, डी वेक्टर क्या हो जाएगा वाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो डी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो वाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, एक्स वाई ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स सी वेक्टर। अब इन तीनों टर्म्स को ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और ए वेक्टर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ए वेक्टर, और बी वेक्टर कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स बी वेक्टर, और सी वेक्टर कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस नहीं 1 प्लस एक्स इंटू सी वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये ए और बी और सी ये तीनों क्या है नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो अगर ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो फिर इन तीनों वेक्टर का सम ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर ये तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और इन तीनों का सम ज़ीरो, इसका मतलब क्या है ए वेक्टर का कोफिशिएंट बी वेक्टर का कोफिशिएंट और सी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ए वेक्टर का कोफिशिएंट को ज़ीरो से इक्वल करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 0। यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी मिलेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पुट करो 1 -1 वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वाई का वैल्यू भी -1। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या मिल गया हमें -1। अब इसको पुट कर दो यहाँ, एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है -1। हमसे क्या पूछ रहा है मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें -1 मिला एंड y का वैल्यू -1 मिला, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स डी वेक्टर, x की जगह माइनस तो ये हो गया माइनस डी वेक्टर
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस इधर आ जाएगा प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी वेक्टर ना कोप्लेनर है और उन वेक्टर का लीनियर सम अगर एक नल वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कोफिशिएंट होता है ना ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें 0 मिल गया, इसका मतलब 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है हमारे पास, एक लाइन L1 गिवन है। क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर प्लस एस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ये गिवन है लाइन L1। लाइन L2 क्या गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 2i कैप माइनस के कैप प्लस टी 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। ये बोल रहा है कि आर क्यू प्लेन पर 3D प्लेन पर ये जो लाइन है क्या है, L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन एट यूनिक पॉइंट, L1 and L2 are parallel line with no intersecting point, L1 and L2 are coincident line, L1 and L2 are skew line। सबसे पहले हमें करना होगा ये चेक कि ये इस अगर प्लेन पर है 3D प्लेन पर ये लाइन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों लाइन नॉन पैरेलल हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो एज वेल एज, हाँ तो बच्चों मैं क्या बोल रहा था कि लाइन या तो पैरेलल होगा इंटरसेक्ट करेगा, या तो नॉन पैरेलल होगा नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा। यही केसेस हो सकते हैं ना, ठीक है। बिकॉज 3D प्लेन पे ऐसे भी लाइंस होते हैं जो कि नॉन पैरेलल होते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों लाइन है ये नॉन पैरेलल लाइन है। अब ये नॉन पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, या तो दोनों नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ना करे। अगर तो इंटरसेक्ट कर गया तो अच्छी बात है, और ये पैरेलल विथ नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट, ठीक है। नॉन पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है। L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस विथ नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, तो ये पैरेलल तो है ही नहीं, बिकॉज इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये वाला जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइन, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज अगर कोइंसिडेंट होता तो सबसे पहली बात कि ये पैरेलल होता, तो पैरेलल तो है ही नहीं तो कोइंसिडेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ में कोई एक ऑप्शन है। तो हमें ये देखना होगा कि ये लाइंस नॉन पैरेलल है, ठीक है। नॉन पैरेलल के साथ ये इंटरसेक्टिंग अगर हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और नॉन पैरेलल के साथ अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्यू लाइन हो जाएगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में नॉन पैरेलल है, ये तो पता चल गया कि डायरेक्शन रेशियो जो है इन दोनों लाइन का प्रोपोर्शनल नहीं है तो नॉन पैरेलल है। अब ये कैसे पता करें कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हमने L1 और L2 लाइन को इक्वल किया, दोनों साइड से R वेक्टर को इक्वल किया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस S 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। इसको क्या लिखा, माइनस 2i कैप माइनस k कैप प्लस t 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस का k कैप, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2s i कैप, और यहाँ से क्या होगा, -1 प्लस s j कैप,
और यहाँ से क्या होगा 2 + 4s k कैप, और यहाँ से क्या होगा -2 + 4t i कैप, और -3t j कैप प्लस -1 + t k कैप। ऐसे हो गया। अब ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो ये कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से 1 + 2s का किसके इक्वल हुआ, -2 + 4t के, पहला इक्वेशन आ गया। -1 + s का वैल्यू क्या हो गया, -3t के, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा क्या हुआ 2 + 4s, ये किसके इक्वल हो गया, -1 + t के। बच्चों इस दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है ना, इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन उठा लो। यहाँ से s और t का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। एस टी का वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगा, नहीं किया तो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एस और टी का वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और नहीं किया तो फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज नॉन पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्क्यू लाइन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, ये फर्स्ट इक्वेशन बोला है, ये सेकंड बोला है, ये थर्ड बोला है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s - 4t एंड प्लस का 3 = 0, और यहाँ पे s + 3t - 1 = 0, ठीक है। तो s अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 - 9 - t -2 - 3 अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 प्लस का 4। तो यहाँ से s का वैल्यू हमें क्या मिला -5, तो ये मिल गया -1/2 एंड t का वैल्यू क्या मिल गया 5, ये मिल गया 1/2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करो 2 + 4s, s की जगह क्या पुट करो -1/2 = -1, ये पुट करो, ये किसके इक्वल होगा 2 एंड 2 - 2, ये हो गया 0, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड मिला ना हमें, और राइट हैंड साइड क्या हमारा -1 + t, तो -1 और t क्या 1 + 1/2, ये क्या हो जाएगा -1/2। तो ये तो इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा लाइन्स 1 and 2 आर नीदर पैरेलल, ना ही पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज डैट फोर्थ ऑप्शन है इस क्यू लाइन से, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।